आइए हम लोग पढ़ते हैं बीथोवन बाय शेन कॉइजन। बीथोवन जो है ना, इनका फुल नेम था ल्यूडर्ग वैन बीथोवन, LUDURGVAN BEETHOVEN। ये एक जर्मन पियानिस्ट थे, म्यूजिक कंपोजर थे। इनका जन्म, बीथोवन का जन्म 1770 में हुआ और एट द एज ऑफ 56 ही डाइड इन 1827। इनके बारे में ख़ास बात यह है कि ये बचपन से ही म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्टेड थे और बहुत ही यंग एज में, अर्ली एज में इनको डेफनेस का शिकार होना पड़ा, मतलब डेफ हो गए। बचपन में पापा ने इनको म्यूज़िक की ट्रेनिंग दी। इनके पापा खुद भी एक म्यूज़िशियन थे, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेनर। उनको उनका जो ट्रेनिंग था वो बीथोवन को रास नहीं आता था। काफ़ी पीटते थे, काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग देते थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा वर्ल्ड का बेस्ट यानी परफेक्ट म्यूजिशियन बने। और इसीलिए बीथोवन का हर ट्राई पे वो बोलते थे कि नो, दिस इज़ नॉट इनफ, नॉट द बेस्ट। और उनके हमेशा उकसाने पे कि थोड़ा और बेहतर करो, और बेहतर करो। बीथोवन अपने बेस्ट लेवल तक पहुंचने की कोशिश करता रहा। फाइनली उनके इंस्पिरेशन से बोल सकते हो, या ये भी हो सकता है कि उनके जिद से, पापा की जिद से, बीथोवन वर्ल्ड का एक वन ऑफ द बेस्ट पियानिस्ट बना। तो उसका बचपन काफ़ी हार्डशिप से गुजरा, काफ़ी डिफ़िकल्ट या हार्ड बचपना बोल सकते हो। पापा का टॉर्चर उसने बहुत ही झेला, उसी के बारे में ये पोएम है बीथोवन। उसका बचपन इतना खुशगवार नहीं था जितना फेम आगे जाके उसको मिला। लिसन, हिज फादर मेड अ हैबिट आउट ऑफ हिटिंग हिम। ऑथर बोल रहे हैं, द ऑथर इज शेन कॉइजन। तो कॉइजन बोल रहे हैं हम लोगों को, लिसन, सुनिए, आप सब लोग सुनिए, ध्यान से सुनिए। हिज फादर मेड अ हैबिट आउट ऑफ हिटिंग हिम। उसके पापा, बीथोवन के पापा ने एक हैबिट बना लिया था हमेशा उसको हिट करने का, पीटने का, मारने का। सी, सम मेन ड्रिंक, सम मेन येल, सम मेन हिट देयर चिल्ड्रन। दिस मैन डिड इट ऑल बिकॉज आई गेस ऑल men want their boys to be geniuses। अब पोइट हम लोग को बताते हैं, देखिए, कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्रंकर्ड होते हैं। कुछ तो अपने फैमिली और अपने बच्चों, पत्नी के ऊपर आकर घर में ड्रिंक करने के बाद चिल्लाते हैं। सम मैन हिट देयर चिल्ड्रन, और कुछ अपने बच्चों को आकर पीटते हैं। दिस मैन डिड इट ऑल, ये जो मैन था, बीथोवन का फादर, ये सब कुछ करता था, यानी ड्रिंक भी करता था, आकर घर में बीवी और बच्चों के ऊपर चिल्लाता भी था, स्पेशली बीथोवन के ऊपर, एंड हिट देयर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों को पीटता भी था। दिस मैन डिड इट ऑल बिकॉज आई गेस ऑल मैन वॉन्ट देयर बॉयज टू बी जीनियसेस। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, पोइट बोल रहे हैं, कि संसार में जितने भी लोग होते हैं ना, वो अपने बच्चों को क्या चाहते हैं देखना, कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट बन जाए, जीनियस बन जाए। मतलब दुनिया में जितने भी जीनियस लोग हैं उनमें से एक उनका बच्चे का भी नाम हो। ऐसा हर इंसान एज ए फादर चाहता है। लिटिल बॉय लिविंग इन अ हाउस, छोटा बच्चा जो था बीथोवन, वो अपने घर में रहता था। वेयर अ नेम मीन नथिंग, जहाँ पे नाम कुछ भी नहीं है, जहाँ पे नाम बोलकर, प्रेस्टीज बोलकर, टैलेंट बोलकर कुछ है ही नहीं। बीथोवन जिस घर में रहता था, वेयर अ नेम मीन नथिंग, वहाँ पर नाम बोलकर कुछ भी नहीं है। नाम बोलकर कुछ भी नहीं है बोलने का मतलब, जैसे तुम लोग अपने घर में रहते हो तो तुम लोग का एक नाम है। नाम बोलने का मतलब, तो तुम्हारा एक पोजीशन है तुम्हारे घर में कि यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है ना, यू आर ए गुड स्टूडेंट, यू आर ए लेबोरियस स्टूडेंट, या यू आर अ मीडियोकर। एक नाम है तुम्हारा, एक पोजीशन है, एक टैलेंट है। ऐसा उसके घर में नहीं था, कोई नाम ही नहीं था। जीनियस तो छोड़ो, टैलेंटेड भी नहीं बुलाते थे उसके पापा उसको, एक मामूली पियानिस्ट बोल के भी नहीं बुलाते थे, एक मामूली मीडियोकर पियानिस्ट बोल के भी उसको नहीं बुलाते थे। मतलब कोई पोजीशन ही उसका नहीं था, व्यर्थ था, किसी काम का नहीं था, यूं समझो ऐसे। लिविंग इन अ हाउस वेयर मर्सी हैड टू बी अर्नड, ऐसे घर में वो लड़का रहता था जहाँ पे मर्सी को अर्न करना पड़ता था, मर्सी को जीतना पड़ता था, भीख मांगनी पड़ती थी दया की, इम्प्रेस करना पड़ता था पापा को। जब इम्प्रेस करेंगे तब शायद वो हमारे ऊपर मर्सी दिखाएंगे।
थ्रू ईच परफेक्ट नोट टम्बलिंग, और वो मर्सी कैसे मिलेगा उसको? परफेक्ट नोट जब सुनाएगा अपने पापा को तब। इफ ही कुड रिसाइट, इफ ही कुड इम्प्रेस हिज फादर with very melodious tune, then only he could expect some mercy from the side of his father. ऐसा था। Up through the roof to tickle the toes of angels, वो ऐसी म्यूजिक बजाता था। अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं कि कैसी म्यूजिक वो बजाता था। अप थ्रू द रूफ, उसकी म्यूजिक थ्रू द रूफ, घर का छत तोड़ के निकल जाती थी, ऐसी म्यूजिक था। ठीक है ना, ऐसा धुन बजाता था वो। टू टिकल द टोज ऑफ एंजल्स, एंजल्स, टू टिकल द टोज ऑफ एंजल्स, उसकी म्यूजिक ऐसी थी कि घर का छत तोड़ के ऊपर आसमान में चली जाती थी उसकी धुन, उसकी म्यूजिक। और ऊपर रहने वाले जो एंजल्स हैं, जो देवदूत हैं, भगवान के बंदे, देवदूत जिसको कहते हैं हिंदी में, उनके पैरों में गुदगुदी कर आती थी उसकी धुन। कहने का मतलब कि उसको भी इम्प्रेस कर आती थी, इतनी सुंदर म्यूजिक बजाता था वो। Whose harp couldn't hold, जिसके हार्प, हार्प का मतलब होता है स्ट्रिंग, जैसे सितार में स्ट्रिंग लगा होता है ना, गिटार में भी स्ट्रिंग लगा रहता है, उस स्ट्रिंग को छेड़ने से म्यूजिक आता है। तो ये जो देवदूत लोग थे, एंजल्स लोग जो होते हैं, आकाश में रहने वाले भगवान के बंदे, ये लोग भी म्यूजिशियन है बड़े बड़े। तो ये लोग जब जो धुन बजाते थे, उनके धुन से भी बेहतर धुन इसका होता था। हाफ द पैशन दैट वॉज हेल्ड इन द हैंड्स ऑफ अ यंग बॉय हु वॉज हार्ड ऑफ हियरिंग। कितना सुंदर लिखा है। ये जो देवदूत लोग थे, ये लोग जो म्यूजिक बजाते थे, वो धुन, उसकी मेलोडी, उसकी खूबसूरती और उसका मीठापन इसके सामने आधा होता था, इसके धुन के सामने और इसकी मेलोडी के सामने आधा होता था, उनका हाफ होता था। उन लोगों की धुन से डबल होता था इम्प्रेसिव इस बेचारे की, जो कि हार्ड ऑफ हियरिंग था। बहुत ही कम उम्र में बेचारा बहरा हो गया, बहरेपन का शिकार हो गया। बिथोवन हु हर्ड हिज फादर्स एंथम, बिथोवन जो था ना, अपने पापा का एंथम, एंथम मतलब तो होता है राष्ट्रीय गीत, यहाँ पे राष्ट्रीय गीत नहीं है, बस गीत है। अपने पापा का रटा रटाया एंथम सुनते रहता था। एवरी टाइम ही पुट फिंगर टू आइवरी, हर बार जब वो अपने पियानो के आइवरी पे उंगली रखता था ना, पियानो का जो बटन होता है वाइट वाइट होता है, देखे होगे, आइवरी तो होता है एकदम हाथी के सफ़ेद दांत जैसा वाइट, उसके ऊपर जब उंगलियां रखता था बटन के ऊपर बजाने के लिए, पियानो के बटन के ऊपर, इट वॉज नॉट गुड इनफ। उसके पापा का रटा रटाया एक ही एंथम होता था। नो, राइट नहीं है, इट वॉज नॉट गुड इनफ, बोलते थे नहीं नहीं काफ़ी नहीं है। सो ही प्लेड स्लोली, इसीलिए पापा को इम्प्रेस करने के लिए वो धीरे से बजाता था और पूछता था अब पापा, फिर उसके पापा बोलते थे नॉट गुड इनफ। सो ही प्लेड सॉफ्टली, अब इस बार धीरे से नहीं बल्कि बहुत ही माइल्ड और सॉफ्ट तरीके से, जेंटल तरीके से बजाता था, कानों से वो म्यूजिक पिघल के दिल तक पहुंच जाए। फिर उसके पापा कहते थे नॉट गुड इनफ, नो उतना राइट नहीं है, उतना सही नहीं है। सो ही प्लेड स्ट्रांगली, इस बार वो बहुत जोर से बजाता था, अब पापा अब। फिर उसके पापा बोलते थे नॉट गुड इनफ, सही नहीं है। एंड व्हेन ही कुड प्ले नो मोर, और जब वो एकदम नहीं बजा पाता था, एंड हिज फिंगर्स क्रैम्ड अप लाइक द gnarled रूट्स, और उसके फिंगर जब क्रैम्ड हो जाते थे, क्रैम्ड होना मतलब उंगलियां उसकी टेढ़ी हो जाती थी, उसमें क्रैम्प आ जाता था, मोच आ जाता था उंगलियों में, और उस मोच पड़े हुए उंगलियों का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? नाल्ड रूट के साथ। नाल्ड रूट क्या होता है? पेड़ों का जो देखे होगे ना, ऐसा ऐसा पार्ट, ऐसा रूट जो थोड़ा स्ट्रेट नहीं होता है, टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है, मतलब ऐसे जाएगा, थोड़ा ऐसे जाएगा, थोड़ा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। हाँ, सारा ही ऐसे होता है, इसीलिए उसके कंपैरिजन किया है उंगलियों के साथ, जो गिटार बजाते हैं या जो पियानो बजाते हैं। हाँ, उंगलियां बजाते 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 क्या होता है, उंगलियां थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, क्रैम्प्ड हो जाती है। इट वॉज नॉट गुड इनफ, कितना भी हो, नहीं बजाता था तो भी उसके, नहीं बजा पाता था, उसकी उंगलियों में मोच आ जाता था, लेकिन पापा का एक ही जवाब होता था, नॉट गुड इनफ, उतना अच्छा नहीं हुआ। Beethoven, a music, a musician without his most precious tool, his eardrums. एक म्यूजिशियन का सबसे प्रेशियस, सबसे कीमती चीज क्या होता है? उसके ईयर ड्रम्स। वो जो बजा रहा है, जब वो सुनेगा नहीं तो कैसे जज कर पाएगा कि हम क्या बजा रहे हैं? एक सिंगर जो है, उसका सबसे म्यूजिक, उसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है बॉडी का? उसका वोकल कॉर्ड। बोल ही नहीं पाएगा तो गाना कैसे गाएगा?
सबका एक अलग अलग पार्ट होता है बॉडी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो बीथोवन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या था? ईयर ड्रम्स, कान का पर्दा। उसके बगैर, विदाउट हिज मोस्ट प्रीसियस टूल्स, वो एक म्यूजिशियन था, could no longer pound out rhythms for the symphonies playing in his mind. Could no longer pound out rhythms. हाँ, वो बेचारा उस म्यूजिक के रिदम के वाइब्रेशन को सुन नहीं पाता था। पाउंड का मतलब होता है चोट करना, धक्का लगाना। जब कोई म्यूजिक बजता है ना तो एक वाइब्रेशन आता है, जैसे आप गाओगे तो आपके वोकल कॉर्ड में यहाँ वाइब्रेशन आए। जब कोई म्यूजिक चलता है तो उस पर हाथ रखोगे तो आपका वाइब्रेशन सुनाई देगा। तो वो बेचारा पाउंड को सुन नहीं पाता था, रिदम को सुन नहीं पाता था, कोई भी म्यूजिक की सिम्फनी को। प्लेइंग इन हिज माइंड, उसके दिमाग में जो चल रहा है उस सिम्फनी को वो सुन नहीं पाता था। He couldn't hear the audience's clapping. सिम्फनी मतलब म्यूजिक है। He couldn't hear the audience's clapping. इसके बाद सिम्फनीज इसको भी बोला गया है कि जो ऑडियंस लोग क्लैपिंग करते हैं, ठीक, जैसे मान लो कि हम किसी हॉल रूम में बैठे हैं और अब हम वहाँ पे म्यूज़िक परफॉर्मेंस करेंगे, तो जो मेरे ऑडियंस बैठे रहेंगे वो मेरे म्यूज़िक के बाद, सुनने के बाद क्लैपिंग करेंगे, तो उनका क्लैपिंग भी एक सिम्फनी हुआ, वो भी तो एक म्यूज़िक है। क्लैपिंग, तालियों की गड़गड़ाहट, सुन नहीं पाता था, वो भी सिम्फनी को नहीं सुन पाता था। couldn't hear the people loving him, ये भी नहीं सुन पाता था कि लोग उसको लव वाला अंदाज में क्या क्या वर्ड्स बोल रहे हैं। कोई बोल रहा होगा जैसे हमारे इंडियन थिएटर्स में होता है, जियो जियो शेर जियो, अरे वाह 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 क्या गाया। कोई बोलेगा अरे क्या धुन बजाया, वी ऑल लव यू। तो लोगों का प्यार, लोगों का दुलार भी नहीं सुन पाता था। couldn't hear the women in the front row whispering Beethoven, उन महिलाओं की आवाज को भी नहीं सुन पाता था जो महिलाएं सबसे फ्रंट रो में बैठी रहती थी और धीरे से बीथोवन को विश करती थी, वेल विशेस पास करती थी, मुस्कुरा कर, धीरे से फुसफुसा कर, विस्परिंग करके धीरे से बोलती थी। किसी की भी आवाज को, किसी की भी बातों को नहीं सुन पाता था। बीथोवन, as they let the music invade their nervous system like an armada marching through the firing cannons balls, detonating every molecule in their body into explosions of heavenly sensation. As they let the music invade their nervous system. यहाँ दे किसके लिए आया हुआ है? ऑडियंस के लिए, ठीक है ना। जो ऑडियंस वहाँ बैठी रहती थी वो लोग बीथोवन के म्यूजिक को जब सुनते थे, ऑडियंस लोग, तो बीथोवन की म्यूजिक इन्वेड करती थी मतलब अटैक करती थी, इम्प्रेस करती थी। उन लोगों के, ऑडियंस के दिमाग के ऊपर अटैक, दिमाग के ऊपर इम्प्रेशन जमाती थी। लाइक एन अर्माडा मार्चिंग थ्रू फायरिंग कैनन बॉल्स, उनका कंपैरिजन किया गया है किसके साथ? अर्माडा क्या है ना, फ्लीट ऑफ शिप्स, वॉरशिप्स। बहुत सारे वॉरशिप्स एक साथ कहीं जा रहे हों, उनके ऊपर तमाम गोले बारूद छोड़े जा रहे हों। द वे ही इम्प्रेस्ड द ऑडियंस, इट हैज बीन कंपेयर्ड विद द फ्लीट ऑफ अर्माडा, फ्लीट ऑफ वॉरशिप्स। जैसे वॉर करने के लिए जहाज़ों का जब झुंड जाता है ना, तो उन लोगों का एक ही टारगेट होता है कि हम जिसके ऊपर अटैक करने जा रहे हैं उसको पूरा उड़ा दें, उसको बम्बार्ड कर दें, उसको डिस्ट्रॉय कर दें, तहस नहस कर दें। बिल्कुल उसी तरीके से बीथोवन जब अपना धुन बजाता था पियानो पे, म्यूजिक कंपोज करता था, तो अपने ऑडियंस, उसके जो ऑडियंस होते थे, उन ऑडियंस के एक एक मॉलिक्यूल्स का, उसके उन लोगों के बॉडी का एक एक नर्वस सिस्टम, एक एक मॉलिक्यूल्स को उड़ा के रख देता था, बम्बार्ड कर देता था पूरा एकदम। मतलब सामने वाला आदमी को कुछ सोचने का मौका नहीं देता था, एकदम मुंह देख ऐसे करके सब सुनता था। हाँ, ये बहरा आदमी ऐसा म्यूजिक बजा रहा है, मतलब पूरा एक एक पार्ट को सुन कर देता था, पागल कर देता था उन लोगों को। सब लोग बस सुनते। मार्चिंग थ्रू फायरिंग कैनन, कैनन मतलब जानते हो ना, तोप। तोप जैसे फायर किया जाता है वैसे बीथोवन फायर करता था। फायर मतलब गोली नहीं, अपना धुन। कैनन बॉल्स, पूरा तोप का जैसा गोला मार के उड़ाते हैं ना, वैसे वो अपना धुन मार के सारे ऑडियंस को उड़ा देता था, उनका नर्वस सिस्टम को, उनका एक एक बॉडी का मॉलिक्यूल्स को। डिटोनेटिंग एवरी मॉलिक्यूल ऑफ इन देयर बॉडी, उन लोगों के सारे बॉडी के सारे मॉलिक्यूल्स को उड़ा देता था। इनटू एक्सप्लोजन्स ऑफ हेवनली सेंसेशन,
हेवनली सेंसेशन मतलब सारे ऑडियंस लगता था जैसे स्वर्ग में पहुंच गए, स्वर्गीय आनंद मिलता था। एक्सटेटिक सेंसेशन, ईच नोट लिविंग ट्रैक मार्क्स ओवर एवरी इंच ऑफ दैट बॉडी, मेकिंग देम एक फॉर वन मोर हिट। और उसका एक एक नोट, उसका एक एक धुन सारे ऑडियंस के ऊपर एक ट्रैक मार्क छोड़ देता था। ऐसा मार्क, ऐसा निशान छोड़ देता था उन लोगों के दिमाग पे, दिल पे, कि उन लोगों के बॉडी का, सारे ऑडियंस के बॉडी का एक एक इंच कराह उठता था, तड़प उठता था। और लोग तड़प के बोलते थे, इच्छा के साथ बोलते थे, वन मोर हिट, एक बार और, एक बार और हो जाए, एक बार और हो जाए। ही वॉज एन एडिक्शन। वो अपने ऑडियंस के लिए एक नशा था, नशा। उन लोगों के लिए नशा बन गया था, मतलब जो उसको सुनता था उन लोगों को नशा लग जाता था, बार बार उसी को सुनना है। 50% हुआ क्या? नहीं, थोड़ा और बढ़े। एंड किंग्स, क्वींस, इट डिडंट मैटर। किंग्स, क्वींस, इट डिडंट मैटर। और कोई फर्क नहीं पड़ता था बीथोवन के लिए कि सामने राजा बैठे हैं लोग या बहुत सारी रानियां बैठी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता था। द मैन गॉट डाउन ऑन हिज नीज फॉर नो वन। वो किसी से नहीं डरता था, किसी का लिहाज नहीं करता था। उसके मन में डर, श्रद्धा, सम्मान, लिहाज एक चीज के लिए था, म्यूजिक के लिए। सामने राजा है तो ऐसा नहीं कि वो घबरा जाएगा और गाना जो कंपोज कर रहा है या म्यूजिक जो कंपोज कर रहा है बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं है, खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या क्वीन बैठी है तो नर्वस सिस्टम अपना खो देगा या थोड़ा नर्वस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट एम्पुचेटेड द लेग्स ऑफ हिज पियानो, चूंकि वो बहरा हो गया था, तो बहरा होने की वजह से वाइब्रेशन सुनना है उसको म्यूजिक का। उसके लिए उसने क्या किया था, अपने पियानो का पैर को एम्पुचेट कर दिया, कटवा दिया। पियानो का जो स्टैंड होता है ना, पैर, लेग, उसको कटवा दिया ताकि पियानो का हाइट छोटा हो जाए। और छोटा हो जाएगा तो उसके लेग को टच करेगा, उसके बॉडी को टच करेगा। टच करेगा तो जब वो बजाएगा पियानो तो म्यूजिक उसके बॉडी को वाइब्रेशन टच करेगा, और वाइब्रेशन को टच को वो फील करेगा, और फील करके म्यूजिक कंपोज करेगा। सो ही कुड फील द वाइब्रेशन थ्रू द फ्लोर, ताकि जितना क्लोज होगा ना पियानो, वो क्लोजनेस उसके बॉडी को भी टच करेगा, और जितना क्लोज होगा वो जमीन के, तो जमीन का भी वाइब्रेशन वो फील करेगा। अपना शूज, अपना स्लीपर खोल के और पाँव को जमीन पे रखेगा, जितना क्लोज होगा सरफेस पियानो का उतना ज़्यादा वाइब्रेशन जमीन में महसूस होगा। पाँव को रख के वाइब्रेशन को फील करेगा। द मैन गॉट डाउन ऑन हिज नीज फॉर म्यूजिक, अपने घुटनों पे बैठ जाता था पियानो बजाने के लिए। एकदम उसका पैर कटवा के एकदम नीचे कर दिया था, पीढ़े के जैसा, पीढ़ा जैसा होता है ना, छोटा, और एकदम घुटने के बल बैठ के पियानो बजाता था, ताकि नीज के जरिए, पाँव के तलवे के जरिए फील करे और उसके बाद पियानो बजाए और धुन को महसूस करे।